The topic for this video is modern period in the Indian history. So let's begin with the chapter. India had vast wealth and goods जैसे कि spices etc. मतलब इंडिया के पास जो है काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था, गोल्ड वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह, प्लस जो इंडिया के गुड्स थे जैसे स्पाइसेस वगैरह ये काफ़ी फेमस थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड. देयरफॉर इट इज़ प्रोन टू इन्वेजन्स. इन्वेजन्स का मतलब कि बिना परमिशन के अगर कोई ज़बरदस्ती एक टेरिटरी में एंटर कर रहा है, घुस रहा है, तो उसको बोलेंगे कि इन्वेजन करना. और इंडिया उसकी वेल्थ और उसके पास जो गुड्स थे जिसकी वजह से वो फेमस था, इस वजह से इट वॉज प्रोन टू इन्वेजन्स. मतलब वो काफ़ी ससेप्टेबल था कि इन्वेजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड गुड्स. जो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं वो इन्वेडर्स हो गए. ठीक है, वो इन्वेडर्स कौन थे? जैसे कि टर्क्स यानी कि टर्किश सिटीजन्स जो थे, वो ब्रिटिशर्स थे, मुगल्स थे. तो ये तीनों हो गए इन्वेडर्स. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट पीरियड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट रूलर्स. इसमें एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में टाइम पीरियड को क्लासीफाई किया गया है. तो सबसे पहले अपन देखेंगे एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन और एडवेंट ऑफ आर्यंस देखा गया. एडवेंट का मतलब अराइवल ऑफ आर्यंस, और इस पीरियड को प्री वैदिक पीरियड भी कहा गया था. और एंशिएंट पीरियड में जो लिटरेरी रिसोर्सेज थे, जो रिटन रिकॉर्ड्स थे, ये सारे सबसे पहले मतलब जो एंशिएंट पीरियड के टाइम पे जो भी रिसोर्सेज थे उनको अर्लीस्ट लिटरेरी रिसोर्सेज बोले गए. जिसमें सबसे पहले जो है वो ऋग वेदा ये था. रिलीजियस टेक्स्ट इन संस्कृत, मतलब ऋग वेदा में सारे संस्कृत लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई थी. मेनी किंगडम्स यूनाइटेड एंड सेपरेटेड. एंशिएंट पीरियड के टाइम पे कई सारे किंगडम्स ऐसे थे, कई सारे राज्य ऐसे थे जो कुछ पर्टिकुलर एम के लिए एक साथ यूनाइट हुए थे कई बार, और कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, झगड़ों की वजह से सेपरेट भी हुए थे. द मौर्यन गुप्ता एम्पायर फ्लरिश्ड. इन्हीं बीच जो मौर्यन गुप्ता एम्पायर था वो काफ़ी फ्लरिश हुआ, काफ़ी बड़ा आगे. और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इवॉल्व. ये टाइम पे एंशिएंट पीरियड के टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और पॉपुलर हुआ. और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है इसने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया कि ब्राह्मण्स के जो रिलीजियस रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, इनको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने चैलेंज किया. देन इसके बाद है मीडिवल पीरियड. मीडिवल पीरियड में राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर दी टर्क्स. मीडिवल पीरियड के टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है वो धीरे धीरे ऊपर आई, धीरे धीरे उभरने लगी. एंड ये सब हुआ टर्क्स के अंडर में, जो टर्किश पीपल थे उनके अंडर में. इसके बाद मुगल्स आए, फिर भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे इमर्ज हुआ, और फिर इसके बाद अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स. इसके बाद है मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले औरंगजेब की जो डेथ हुई थी, यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न पीरियड की. ठीक है. ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया अपने आप को इंडिया में 18th सेंचुरी के लास्ट में, लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने अपने आप को इंडिया में एस्टैब्लिश किया प्रॉपरली. एंड उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर अराउंड 200 ईयर्स रूल किया. एंड दे ब्रॉट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जब वो लोग इंडिया को रूल कर रहे थे. फिर फाइनली 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए, और उन्होंने, उनके आने की वजह से इंडिया में, पूरे इंडिया में नेशनलिज्म यानी कंट्री के प्रति प्यार और लड़ने की जो इच्छा थी वो जागरूक हुई, और इसकी वजह से इंडिपेंडेंस की तरफ इंडिया बढ़ा आगे. द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स. डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हिस्ट्री में, ये देखेंगे हम इस टॉपिक में. सबसे पहले इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मतलब सीक्वेंस वाइज पहले क्या चीज़ हुई थी, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था. इस तरह से प्रॉपर एक ऑर्डर में अपने को हिस्ट्री समझने के लिए ये डेट्स हेल्प करती है. टाइम पीरियड जो है, एक पीरियड जो क्लासीफाई किया होता है जैसे एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है हिस्ट्री समझने के लिए एज कम्पेयर टू एक पर्टिकुलर डेट. ठीक है. द डेट इज डिफिकल्ट टू असाइन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट. किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को एक एग्जैक्ट डेट असाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. जैसे कि नेशनलिज्म जो है वो ओवर द टाइम इंडिया में स्प्रेड हुआ. ठीक है. तो नेशनलिज्म रोज ओवर द टाइम, जो कि 19th और 20th सेंचुरी के समय धीरे धीरे इंडिया में
स्प्रेड होने लगा। तो इसके लिए आप एक पर्टिकुलर डेट नहीं बोल सकते कि इस डेट को ही एग्जैक्टली नेशनलिज्म इंडिया में फैला। इसके अलावा ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिशर्स ने भी धीरे धीरे अपना रूल इंडिया में डेवलप किया, बढ़ाया आगे, बट इसके लिए भी आप एक पर्टिकुलर डेट नहीं बोल सकते कि हाँ इस डेट को ही ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू किया। कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आप डेट्स असाइन कर सकते हो, जैसे सम इवेंट्स कैन बी असाइन विद द डेट्स। जैसे कि एग्जांपल है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल जो हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ये 23 जून 1757 को हुआ था। तो ऐसे इवेंट्स को बताने के लिए कि ये किस दिन हुए थे, इसके लिए डेट्स हम असाइन कर सकते हैं, और इसलिए डेट्स जो है इंपॉर्टेंट होती है। देयरफॉर द डेट्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियडाइजेशन, कि जो अपना हिस्ट्री है उसको पीरियडाइज कैसे किया गया है, किस तरह से कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को पीरियडाइज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कैसे किया गया है। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पीरियड्स का मतलब होता है पीरियडाइजेशन, की हिस्ट्री को अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना। इट हेल्प्स टू कंपेयर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब जैसे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में अगर क्लासिफिकेशन किया गया है टाइम पीरियड का, तो एंशियंट और मिडिवल के समय पे क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे, क्या सोशल एस्पेक्ट्स थे, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि बेटर कहाँ पे था, एंशियंट में बेटर था या मिडिवल में बेटर था, तो आपको आगे क्या फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से हम कंपेरिजन कर सकते हैं उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के बीच में। और इन टाइम पीरियड्स को भी एक एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई। जैसे एंशियंट में अगर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एंशियंट पीरियड के लिए भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं है कि एंशियंट पीरियड इस डेट को स्टार्ट हुआ और इस डेट को खत्म हुआ। इन पीरियड्स के लिए भी एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो पीरियडाइजेशन अपन ने एक ऑलरेडी देखा है, जो कि है एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मॉडर्न पीरियड जो है शुरू हुआ। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इट स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी। हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी पीरियडाइज्ड एज colonial and post colonial। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इज colonial and ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, मतलब कि जब इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद विल बी पोस्ट colonial। और इसके अलावा फिलोसोफर जेम्स मिल जो था, इसने हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग अलग क्लासिफिकेशन बताया है इसका हिस्ट्री का, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में क्लासिफाई किया है टाइम पीरियड को फिलोसोफर जेम्स मिल ने। तो इस चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियड को डिटेल में पढ़ेंगे, एंशियंट और मिडिवल पीरियड नहीं, सिर्फ मॉडर्न पीरियड को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर में। इसमें सबसे पहले 18th सेंचुरी में मुगल्स का डाउनफॉल आया, मतलब धीरे धीरे मुगल का राज खत्म होने लगा, जिसकी वजह से दूसरों को मौका मिल गया। इट लेड टू राइज ऑफ अदर्स, जैसे कि डच, फ्रांस, ब्रिटिशर्स, इनको मौका मिला मुगल्स के डाउनफॉल की वजह से। देन मुगल एम्परर फारूक सियर ग्रांटेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने जो फारूक शियर जो एम्परर थे, मुगल एम्परर, इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान ग्रांट किया कि आप ट्रेड कर सकते हो बिना टैक्सेस के, मतलब इनको टैक्स से एग्जम्पशन दिलवाया फारूक सियर एम्परर ने, मुगल एम्परर ने, ठीक है। जिसकी वजह से सिराजुद्दौला नवाब जो था वो काफ़ी अपसेट हो गया, और साथ ही साथ फ्रेंच जो थे, जिन्होंने इंडिया के ऊपर इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स के बाद जब थोड़ा अक्वायर करना शुरू किया था फ्रांस ने, तो इस वजह से फ्रांस वाले भी, जो फ्रेंच पीपल थे, वो भी थोड़े अपसेट हो गए, क्योंकि फारूक शेयर जो था वो डायरेक्टली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प कर रहा था टैक्सेस से एग्जेम्प्ट करके। फिर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक ब्रिटिशर था, वो आया इंडिया में, और उसके आते ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो टाइम पे। और बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव की वजह से बंगाल और फ्रेंच, इन दोनों ने एक साथ मिलके अपनी आर्मी बनाई थी और इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जो आर्मी थी उसने इन दोनों के मर्जर को, बंगाल और फ्रेंच जो आर्मी थी, इनके मर्जर को डिफीट किया 1757 में। देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उनका एक्चुअल एक्सपांशन शुरू हुआ इंडिया में, कि कॉलोनीज बना के प्रॉपर एक्सपांड करना, सेटअप करना, यहाँ पे अपना ट्रेड बढ़ाना, इंक्रीज करना। और 1757 से 1764 के बीच ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज, जैसे कि जो भी नेचुरल चीज़ें थी,
स्पाइसेस, गुड्स और जो भी कपड़े थे, नेचुरल चीज़ें, वुल वगैरह, इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। और फिर इसके बाद हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये डिसॉल्व हो गई, मतलब ख़त्म हो गई 1857 के रिवोल्ट में। और इसके बाद फिर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू किया। 1857 तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिशर कंपनी थी, ये इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल उन्होंने रूल स्टार्ट किया। देन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करना शुरू किया इंडिया के ऊपर, तब उनको रियलाइज हुआ कि इंडिया की जो टेरिटरी है वो काफ़ी बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। फिर इसके बाद उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि अगर कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है बनाने के लिए, उन्हें रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। तो ऐसे रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल्स वो इंग्लैंड भेजना शुरू किया। और इंग्लैंड में फिर प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हीं चीज़ों को इंडिया में बेचना चालू किया। वेस्टर्न एजुकेशन जो है मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बढ़ने लगा, ठीक है, जिसकी वजह से नेशनलिज्म बढ़ गया, क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हो गए थे तो उनको समझने लगा था, ठीक है। तो नेशनलिज्म स्प्रेड होने की वजह से फिर इंडिया में पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में सेटअप हुआ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, INC, ये इट बिकेम वॉइस ऑफ द पीपल, कि जो सिटीजन्स थे इंडिया के, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी चीज़ें INC के थ्रू फैलने लगी, ठीक है। इसमें मॉडरेट लीडर्स भी थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स भी थे। अब ये समझने के लिए आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे आपके टीचर्स होते हैं स्कूल में, तो कुछ टीचर्स होते हैं जो लीनियंट है, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है आपको, बट कुछ टीचर्स होते हैं जो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो जो स्ट्रिक्ट टीचर्स है, आप उनको कंपेयर कर सकते हो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स से, और जो स्ट्रिक्ट नहीं है, लीनियंट है, उनको आप कंपेयर कर सकते हो मॉडरेट लीडर्स से। तो मॉडरेट लीडर्स जो थे वो नॉन वायलेंट थे, जैसे कि महात्मा गांधी, उन्होंने कभी वायलेंस नहीं किया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे ये काफ़ी वायलेंट थे, जैसे कि बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। ये मतलब एक्सट्रीम पॉइंट जाते थे किसी भी चीज़ को, अगर कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपरली नहीं चल रही है और वो चाहते हैं कि ये चेंजेस आए, तो वो चेंजेस लाने के लिए अगर नॉन वायलेंस से काम नहीं बन रहा है तो ये वायलेंस करके भी उस काम को निकलवाने के लिए, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोशिश करते थे। देन डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, मॉडर्न पीरियड के टाइम पे कि वर्ल्ड में डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इस टॉपिक में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब कि लर्निंग और कल्चर की एक नई शुरुआत होना, कि लर्निंग और कल्चर जो है इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं। 14th से 17th सेंचुरी के बीच में क्लासिक आर्ट और लिटरेचर की नई शुरुआत हुई, रिवाइवल हुआ। इन्वेंशंस लाइक टेलीस्कोप, इस समय पे काफ़ी सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, जैसे कि टेलीस्कोप इस टाइम पे इन्वेंट हुआ था। लर्निंग, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे शुरू हुई और बढ़ने लगी, स्प्रेड होने लगी। और इंक्वायरी और अवेयरनेस रेज्ड, मतलब कुछ चीज़ जानने की, उसके बारे में इंक्वायरी करने की, पता रहने की, अवेयरनेस रखने की चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें सारी लोगों में बढ़ने लगी। देन सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए वो बताया है। जैसे एग्रीकल्चरल यानी कि अग्रेरियन इकोनॉमी टू मशीन मेड गुड्स। पहले एग्रीकल्चरल ही प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रीज थी, उसके बाद धीरे धीरे मशीन मेड गुड्स भी आने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले स्टार्ट इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ये ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होने लगा। न्यू प्लेसेस डिस्कवर्ड थ्रू वॉयजेस। वॉयजेस का मतलब जब भी ट्रैवल करते हैं सी से या फिर ओशन से, तो उसको बोलते हैं वॉयजेस। तो सी के थ्रू ट्रैवल करके नई नई जगह डिस्कवर होने लगी, नए नए रूट्स डिस्कवर होने लगे। देन डेवलपमेंट्स इन दी वर्ल्ड में थर्ड पॉइंट है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब कि क्या, लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री, एंड दिस
अरोज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया में। ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में, वो टाइम पे नेशनलिज्म काफ़ी बढ़ गया था इंडिया में। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है एज कम्पेयर टू एंशियंट और मिडिवल पीरियड, इसको स्टडी करना ईजी होता है क्योंकि ये जल्दी अपन इसके बारे में जो रिलेटेड चीज़ है ये अपने को जल्दी मिल सकती है, क्योंकि एंशियंट और मिडिवल पीरियड जो है इस टाइम पे जो भी लिटरेचर था वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और मॉडर्न पीरियड इज रीसेंट जो कि हो चुका है रिसेंटली एज कम्पेयर टू एंशियंट और मिडिवल। तो मॉडर्न पीरियड के कंटेंट्स, चीज़ें, लिटरेरी चीज़ें, ये मिलना थोड़ा ईजी। एंड मॉडर्न पीरियड की स्टडी जो है इससे हमें काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद हिस्ट्री के बारे में जिन चीज़ों से हमें मालूम पड़ता है, ऐसे चीज़ों को हम बोलेंगे रिसोर्सेज, कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बुक है या रिटन इन्फॉर्मेशन है या मॉन्यूमेंट्स है, तो इन चीज़ों से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो प्राइमरी रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज आएंगे वो देखते हैं पहले। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जिसमें रिटन इन्फॉर्मेशन यानी कि जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम आर्काइव्स, मतलब जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो स्टोर किए गए हैं। देन आर्कियोलॉजिकल यानी कि मॉन्यूमेंट्स जो है पुराने ज़माने के, जिनसे अपने को पुराने ज़माने का आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था वो समझ में आता है, कैसा था, कितना डिटेल्ड आर्किटेक्चर था ये समझ में आता है। देन सर्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस विच हेल्प्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव लॉज। वो टाइम पे काफ़ी सर्वेज वगैरह किए जाते थे ताकि जो भी लॉज है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जाए। देन लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे जो भी कोर्ट या लीगल अथॉरिटी, लीगल बॉडी जो होती है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है जस्टिस सिस्टम के बारे में, कि जो ब्रिटिश के टाइम पे जो जस्टिस सिस्टम था वो कैसा था, कैसे लॉज थे, कैसे रूल्स थे। देन डायरीज ऑफ ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवलर्स आते थे बाहर से इंडिया में, तो वो कुछ चीज़ें लिखते थे इंडिया के बारे में, ठीक है। तो उन डायरीज के थ्रू मालूम पड़ता है कि वो टाइम पे जो अपनी कंट्री है, इंडिया है, वो कैसा था। बट इनका जो भी लिखी हुई चीज़ें है वो हो सकता है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन ना दे, क्योंकि वो उनका थॉट प्रोसेस जो है वो अपनी कंट्री के सिटीजन की तरह नहीं होगा, उनका थोड़ा सोचना अलग होगा। देन लास्ट है प्राइमरी रिसोर्सेज में आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने देखा है, वो सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई है, जो जिन्हें हम बोलेंगे आई विटनेस अकाउंट्स, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स उन फ्रीडम फाइटर्स के एक्सपीरियंस का। फिर इसके बाद है सेकेंडरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी रिसोर्सेज में बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लेटर्स, ये सब चीज़ें जो थी वो टाइम पे, जिनकी वजह से नेशनलिज्म वो टाइम पे स्प्रेड हो रहा था, कि जो भी लीडर्स लिखते थे वो सारी कंट्री को इन चीज़ों के थ्रू मालूम पड़ता था। देन रिकॉर्ड्स एंड रिव्यूज़, यानी कि रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज टू मेक चेंजेस विथ टाइम। जो भी रिकॉर्ड्स और रिव्यूज़ लिखे गए थे वो टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें लॉज फॉर्मुलेट करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो वो टाइम पे क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो पुराने रिकॉर्ड्स है और रिव्यूज़ है ये थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। देन इसके अलावा फिल्म्स एंड फोटोग्राफ्स, जो भी वो टाइम पे फिल्म्स थे या फोटोग्राफ्स थे, इनसे हमें मालूम पड़ता है कि वो टाइम पे जो कंट्री थी वो कैसी थी।